पी के दास जी हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, इनका सवाल आया हुआ है, ये ले लेते हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ निवेश कर रखा है। HDFC फ्लेक्सी कैप में लगा रहे हैं 5,000 रुपये महीना। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में भी लगा रहे हैं ये 5,000 रुपये महीना। SBI PSU फंड में 2,000 रुपये लगा रहे हैं। इन्वेस्को मिड कैप फंड में 5,000 रुपये लगा रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप में 6,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ETF FOF में 2,000 रुपये लगा रहे हैं। गवर्नमेंट NPS में 20,000 रुपये इन्होंने आई थिंक लगाए हुए हैं, ये लमसम हो सकता है। RD है इनकी SBI में 15,000 फॉर 15 ईयर्स, 2 साल इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी ये लिख रहे हैं। अब इसके अलावा ये लिख रहे हैं चाइल्ड मनी बैक प्लान है आई थिंक 10 लाख का, जिसमें 46,000 पर ईयर टेकन 5 ईयर अगो। अगले ओके ठीक है। आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड फ्रॉम जनवरी 2026। आई एम एज इनकी 35 है सर, और अगले 20 साल तक ये निवेशित रहेंगे, ऐसा ये लिख रहे हैं। टारगेट है इनका 3 करोड़ का इस 20 साल के अंदर इस सिप के ज़रिए। तो जानना चाह रहे हैं सर कोई बदलाव की ज़रूरत है नहीं है। उसके अलावा इनका जो पूरा इनका पोर्टफोलियो है निवेश का, वो कैसा लग रहा है आपको, वो बता दीजिए। ऑन एन एवरेज 25,000 का इनका निवेश है, लमसम वगैरह और बाकी चीज़ें हटाकर सिर्फ सिप की बात करें तो 25,000 रुपये का है। तो इनका सिप का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है, प्लस जो बाकी निवेश है उसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है आपको? क्या ये अपने जो 20 साल का टारगेट है उसके अंदर ये 3 करोड़ जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे, और कोई बदलाव अगर महसूस होता है तो वो भी बताइएगा। तो रोहित जी, अगर आप उनका म्यूचुअल फंड का SIP देखते हैं तो 25,000 रुपया महीना कर रहे हैं। अज्यूम करते हैं कि 12-13% का या 14% का भी रिटर्न अगर हम करते हैं 20 साल के लिए रखते हैं, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मोटा मोटी इनका वैल्यू म्यूचुअल फंड के SIP के थ्रू हो जाएगा 1.3 करोड़ के आसपास। फिर चलते हैं NPS, जहाँ पे 20,000 रुपए का ये SIP करते हैं अगले 20 साल के लिए। चूंकि NPS मॉडरेट जी मानी जाती है, उसके अंदर अज्यूम करते हैं कि हम 10 से 11% के आसपास का औसत रिटर्न मिलेगा, कैगर रिटर्न मिलेगा। तो वहां पे मोटा मोटी उनका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और SBI अब चूंकि वो एक रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं और एक LIC चिल्ड्रन प्लान में उन्होंने ऑलरेडी कुछ 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आप इन सभी चीजों का मिश्रण कर ले, म्यूचुअल फंड प्लस NPS प्लस अगर रिकरिंग डिपॉजिट और LIC, तो मोटा मोटी इनका जो कॉर्पस बनता है 2.75 करोड़ से 2.90 करोड़ के आसपास। तो उनका जो लक्ष्य है जो 3 करोड़ के आसपास, वो मोटा मोटी पहुंच जाएंगे। अगर 5% और इवन 10% का भी अगर ये स्टेप अप करते हैं तो इनका जो कॉर्पस अगले 20 साल में 3 करोड़ से कई गुना ज्यादा बन सकता है। तो ऑलमोस्ट 70-80% हायर इनका रिटर्न हो सकता है या कॉर्पस हो सकता है 20 साल के बाद में। अगर हम इनकी पोर्टफोलियो देखते हैं जहां पे इन्होंने SIP के म्यूचुअल फंड की, मिड कैप के 2 फंड्स है, तो वो एक फंड में वहां पे किया जा सकता है। एक फंड का जो अलोकेशन है एक फैक्टर फंड के अंदर अलोकेशन किया जा सकता है, तो एक मिड कैप फंड से निकाला जा सकता है, फैक्टर फंड के अंदर अलोकेशन किया जा सकता है। SBI PSU फंड है जो एक सेक्टोरियल, एक थीमेटिक फंड हम बोल सकते हैं। पिछले 4 साल का रिटर्न अच्छा दिया है PSU फंड ने। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2,000 रुपया निकाल के वापस फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर हम अलोकेशन कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर एक अच्छा चॉइस है, तो उसे बनाए रखना चाहिए। 2 चीजें मुझे ऐसा लगता है कि जो रिकरिंग डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट के बजाय अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसको हम इक्विटी सेविंग फंड बोलते हैं, वहां पर अगर हम पैसा रखते हैं तो जो कि एक क्वाजाई फिक्स डिपॉजिट या एक फिक्स डिपॉजिट का एक अल्टरनेट माना जा सकता है जहां पे वोलेटिलिटी कम है, तो वो एक बेहतर चॉइस हो सकती है। चूंकि एक LIC का इन्होंने मनी बैक पॉलिसी लिया है, तो मुझे लगता है कि जब हम इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, फिनेंशियल रिस्क को कैसे हेज किया जा सकता है, वहां पर इंश्योरेंस का रोल आता है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट है उसको हमें इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है वो एक गलती हुई है वहां पर। उसे अगर कहीं पर भी अगर मिनिमम पेइंग टर्म्स अगर वहां पे खत्म अगर हो जाते तो उसको स्टॉप करके वहां से निकला जा सकता है। लेकिन वो पहले जो पॉलिसी के जो फीचर्स है उसको देखना चाहिए और उसी के बाद में वो डिसीजन लेना चाहिए। बट अगर एग्जिस्टिंग NPS प्लस म्यूचुअल फंड में अगर SIP जारी रखते हैं अगले 20 साल तक,
तो 3 करोड़ का जो एक मुकाम है, जो एक गोल है, उसे हासिल किया जा सकता है। जी, तो पी के दास जी, आप आई थिंक क्लियरली आप समझ गए होंगे। हालांकि सर ने दो चीज़ों पर आपको सलाह दी है, एक आरडी और दूसरी एलआईसी चाइल्ड प्लान जो आपका चल रहा है, उस पर आपको थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। एज सर सजेस्टेड, उस हिसाब से आप आगे स्ट्रेटजी इसमें भी अपना सकते हैं। बाकी आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। रही बात आपके टारगेट की, वो डेफिनेटली अचीवेबल है। इनफैक्ट आप शायद उसे सरपास भी कर जाएं, बट उसके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से आगे करनी होगी और थोड़ा स्टेप अप पर भी ध्यान दीजिएगा, तो वो डेफिनेटली आपके लिए बेहतर रहेगा। और करण जी का पोर्टफोलियो ले लेते हैं। 27 साल इनकी एज है। देखें, ये हमारे पास पहले से आया हुआ है पोर्टफोलियो। HDFC फोकस्ड फंड है, 2,500 रुपये महीना लगा रहे हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड है, 3,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप है, 500 रुपये महीना लगा रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, 3,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, 3,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। टोटल 5 फंड हैं जिसमें ये अभी निवेश कर रहे हैं। 12,000 रुपये का हिसाब बनता है सिप का महीने का। स्टेप अप भी करेंगे हर साल 10% का। जानना चाह रहे हैं कि ओवरलैप रेशो जो है वो हाई है, आई थिंक ये इनको ऐसा लग रहा है। और निवेश का नज़रिया जो है अगले 45 साल का आई थिंक ये लेके चल रहे हैं और 5 करोड़ रुपए ये इसके ज़रिए जोड़ना चाह रहे हैं। ओके, माफ़ कीजिएगा, पोर्टफोलियो फॉर नेक्स्ट अगले 10 साल के लिए पोर्टफोलियो है और 5 करोड़ रुपए ये जोड़ना चाह रहे हैं। तो इज़ इट पॉसिबल और नॉट, ये हम सर के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सर, एक बार पोर्टफोलियो देख लीजिए, कोई बदलाव की ज़रूरत लग रही है या नहीं। और ये जो 5 करोड़ का गोल है, इनके इस 5 फंड के साथ 10% की स्टेपअप के साथ भी पॉसिबल है या नहीं, या इनको कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है? तो आज अगर हम एज देखते हैं, 27 ईयर्स है, और नेक्स्ट 18 ईयर्स उनके हाथ में है। कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर हम देखते हैं तो आज 12,000 रुपए की सिप करते हैं, और अगर 10% का अगर स्टेप अप अमाउंट करते हैं तो मोटा मोटी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वो करेंगे अगले 18 ईयर्स में, मोटा मोटी 70 लाख 65 टू 70 लाख के आसपास करेंगे। अगर पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर अगर 12% 13% का अगर मान के चलते हैं कैगर रिटर्न अगर मिलेगा, जो एक फेयरली अचीवेबल नंबर्स है, तो आपको 3 से 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का आपको रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको 12% का रिटर्न, मुझे ऐसा लगता है कि एक अचीवेबल रिटर्न है। कहीं ना कहीं आपका जो गोल है 5 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ के आसपास का शॉर्टफॉल देखा जा सकता है। तो उससे आपको जो एक बेसिक, अभी आज जो आप 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो 12,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के बजाय, SIP के बजाय अगर आप 15,000 रुपए का SIP करते हैं, एंड अगर उसको 10% का स्टेप अप अगर आप करते हो, तो ऑलमोस्ट आपका पैसा 3.5 करोड़ के बजाय 4.65 करोड़, जो एक मोटा मोटी आपके गोल के आसपास हो जाएगा। अगर इसके ऊपर अगर आपको रिटर्न मिल गया तो आप बोनस के तरीके बोनस मान सकते हैं, लेकिन 12% मुझे ऐसा लगता है कि अगले 20 साल की अवधि के लिए अचीवेबल माना जा सकता है। आपके पास में फ्लेक्सी कैप फंड्स है। चूंकि आपके पास में 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स है, तो मैं वापस चाहूंगा कि आप या तो एक फ्लेक्सी कैप फंड ले ले और एक मल्टी कैप फंड ले ले, ताकि उसमें आपको दोनों का मिश्रण मिल जाएगा। फ्लेक्सी कैप फंड और एक मिड, आपके पास में एक स्मॉल कैप फंड भी है और एक मिड कैप फंड भी है। आई थिंक ये नंबर ऑफ फंड्स आपके काफी सीमित है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपए का फ्लेक्सी कैप फंड में SIP करने के बजाय बेटर अगर आप या तो फोकस में करते हुए वो 500 रुपया, या फिर आप फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड करते हुए, तो बट नंबर ऑफ फंड्स आपके काफी सीमित है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा SIP अमाउंट अगर आपका पॉकेट अलाउ अगर करता है, तो डेफिनेटली वहां पे 3,000 से 4,000 रुपया बढ़ाया जा सकता है, टू अचीव 5 करोड़ रुपीज एट द एंड ऑफ 45 ईयर्स टू 50 ईयर्स ऑफ रेंज।